भी कोई भी मुद्दा उठाया जा सकता है सदन में और जनहित का नाम दिया जाता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी जो है सदन सत्र जो है बड़ा धीमा धीमा सा ठंडा ठंडा सा चल रहा था, पर अचानक से जो है हिंदू मुस्लिम वाला अगर मुद्दा ना आए तो सदन से जो है वो न्यूज़ें बाहर नहीं आती है और मीडिया को मसाला नहीं मिलता है। इस बार फिर सदन में ऐसा काम हुआ है कि जिसे हमें मसाला मिल गया है और आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट मिल गया है। ऐसा ही समझेंगे ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जिसके बारे में जो है 90% लोगों को पता नहीं होगा, आज उस बारे में हम बात करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड के बिल के अंदर जो है चेंजेस किए जाने वाले हैं। ऐसा मांग जो है जो भी सत्ता दल के नेता हैं वो कर रहे हैं, पर इसका जो है जोरदार विरोध विपक्ष की सरकार भी कर रही है, जिसमें विपक्ष की सरकार में जो है अखिलेश बाबू कैसे पीछे हट सकते हैं इसका विरोध करने से, राहुल गांधी जी कैसे पीछे हट सकते हैं, और ओवैसी जी तो सबसे आगे रहते ही हैं। इन सब मुद्दों पर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत टाइम्स। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील पुरुषोत्तम तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत शुरू करते हैं। वक्फ बोर्ड में क्या चेंजेस किए जाने वाले हैं वो जाने उससे पहले जो है ये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है क्या। सर, मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या और क्या काम करती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। इसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट बताने से पहले मैं इसका हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि भी आपके सामने रखना चाहता हूं। वक्फ बोर्ड आज़ादी के बाद का एक ऐसा सिस्टम नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड आज़ादी से पहले भी था 1923 में। लेकिन उस समय इसका उद्देश्य मात्र एक था कि शिया और सुन्नी के बीच के संपत्ति विवाद को निपटाना, मात्र इसका ये उद्देश्य था। आपको पता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस दौरान में मजहब के आधार पर दो देश बने थे, धर्म के आधार पर दो देश बने थे, पाकिस्तान और भारत। उस दौरान में पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को ये कहा गया था कि आप चाहें तो भारत आ सकते हैं, और भारत में रह रहे मुसलमानों को भी ये कहा गया था कि आप चाहें तो पाकिस्तान जा सकते हैं। इस आधार पर बना था। उस दौरान में लखनऊ से बहुत अधिक संख्या में मुसलमान इसका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, धर्म के आधार पर दूसरा देश बने। लेकिन मजे की बात यह कि वो लोग गए ही नहीं पाकिस्तान में। उनमें से अधिकतर लोग भारत में ही रह गए और 24 घंटे के अंदर उनका दिमाग बदल गया कि नहीं हम भारत में ही रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान से भी भारत में आए। तो जब वो भारत में आए, पाकिस्तान से चले गए तो अपनी संपत्ति ज़मीन जायदाद यहाँ पे छोड़कर चले गए, और भारत से जो हिंदू शरणार्थी आए तो फिर इनको जो ज़मीन वो छोड़कर चले गए थे उसी पे इन्हें बसाने का काम शुरू कर दिया गया था। यह एक है कि वो आकर उसी पे अपना रहने लगे थे, टेंट वगैरह लगाने लगे थे। तो उस दौरान में माउंट बेटन के द्वारा ये गांधी जी को सजेशन दिया गया था कि भाई ये मुसलमानों की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, या उस वक्त के हिसाब से जो भी कुछ कहा गया होगा। तो गांधी जी की 3 शर्तों में से एक ये भी था कि भाई ऐसा है, उनकी ज़मीन की रक्षा की जाए। और 1954 में एक एक्ट लाया गया, वक्फ एक्ट। इस एक्ट का उद्देश्य था उस ज़मीनों को सुरक्षा देना। किससे रक्षा करनी थी? उन हिंदुओं से जो हिंदू शरणार्थी थे और वे यहाँ पे आए थे और उनके ज़मीन में रह रहे थे। तो ये था कि वो छोड़कर चले गए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ज़मीन की रक्षा होनी चाहिए, और उनको वहाँ से हटाया गया। तो वक्फ बोर्ड का निर्माण ऐसे हुआ हमारे देश में 1954 से। ये इस तरीके से वर्क करना शुरू किया। इसका उद्देश्य मात्र उनके उस संपत्ति की रक्षा करना ही था। अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वक्फ बोर्ड जब इतने सालों से काम कर रहा है, जब इसमें कोई चेंजेस नहीं लाए गए, तो अब जो है सत्ता पक्ष को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि इसमें चेंजेस की बात की जा रही है, और वो कौन से बदलाव हैं जिसकी बदलाव की बात की जा रही है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इसमें चेंजेस नहीं आए, इसमें चेंजेस बहुत किए गए। इसमें आप देखेंगे तो 1984 में भी चेंजेस किया गया था। इसमें 1984 में चेंजेस इसमें यह किया गया था कि इसमें एक शब्द था, पार्टी इंटरेस्टेड एंड पार्टी एग्रीड, 2 शब्द होते हैं। तो उसमें शब्द था पार्टी इंटरेस्टेड, इसको परिवर्तित कर दिया गया, पार्टी अग्रीव्ड से रिप्लेस कर दिया गया उसे, और ये पार्टी अग्रीव्ड को भी हटा दिया गया बाद में। आप देखेंगे कि पूरे राजनीति में एक सबसे बड़ी घटना हुई थी, वो थी बाबरी मस्जिद की घटना। तो बाबरी मस्जिद की जब घटना हुई थी 1992 में, तो उस दौरान में भारत में रह रहे मुसलमानों का, वर्तमान उस दौरान की जो तत्कालीन सत्ता पक्ष थी, उनके खिलाफ में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। उस विरोध को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने उनके प्रति बड़ी नाराजगी व्यक्त करी। तो 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और यहाँ से वो अमेंडमेंट आता है जो वक्फ बोर्ड को एक ड्रैकोनियन पावर देते चला जाता है। लॉ में एक प्रोवर्स है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। वो खेल यहाँ से शुरू होता है। तो नाराजगी थी भाई बाबरी मस्जिद की, और उसको शांत करने के लिए, उनको अपने फेवर में लाने के लिए एक अमेंडमेंट लाया गया और उनको अधिकार दिया गया कि देखो ऐसा है, आप जिस जमीन को कह दोगे हमारी है, वो आपकी हो गई। 1995 में शुरू किया गया खेल। चलिए वहाँ से चला, क्योंकि हम लोगों का परसेप्शन पहले से था कि हमारा है ही नहीं, इससे हमें क्या लेना देना है। इसके गठन को अगर आप देखेंगे तो इसके गठन में वक्फ बोर्ड में जितने भी लोग शामिल हैं वो सारे के सारे मुसलमान ही हैं। जो इसके लिए काउंसिल बनाई गई उसमें भी मुसलमान हैं, जो इनके लिए ज़मीन की सर्वे करते हैं वो भी मुसलमान हैं। और इसमें मात्र इतना प्रावधान दिया गया कि भाई सर्वे किया जाएगा और नोटिफाई करेगी वक्फ बोर्ड, और ये नोटिफाई कर देंगे कि यहाँ पे कब्र था, कुछ भी था, वो ज़मीन उनकी हो गई। अच्छा, वो ज़मीन जब उनकी हो गई तो मान लीजिए आपकी ज़मीन है और आपकी ज़मीन को वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि मेरी ज़मीन है,
तो आपके पास क्या अधिकार बचते हैं? हमारे यहाँ पे सिस्टम ये है ना कि सिविल कोर्ट में जाएंगे, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। बस जिन्होंने कह दिया तो आपको वहाँ से हटाया जाएगा, और अगर आप इसके प्रति विरोध दर्ज करते हो तो आपके खिलाफ क्रिमिनल केस भी दर्ज की जा सकती थी। ये प्रावधान था इसमें। अच्छा, ये थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। 2013 में लोकसभा का चुनाव था। चुनाव से कुछ घंटे पहले फिर दिल्ली की 123 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो फेवर में रहें, इनके पक्ष में रहें, एक वर्ग विशेष का सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। और उनको और असीमित शक्तियां दे दी गई, एब्सोल्यूट पावर दे दिया गया कि ये जिसको भी कह देंगे कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है वो मान ली जाएगी। और इसके लिए कोर्ट में अगर एविडेंस देने की बात आएगी तो सिर्फ इतना काफ़ी है, क्योंकि सेक्शन 4, 5, 6 जो है वक्फ बोर्ड 1 का बहुत ही ड्रैकोनियन है, वो इतना काफ़ी है कि वक्फ बोर्ड ने नोटिफाई कर दिया इस प्रॉपर्टी को, इसलिए वक्फ बोर्ड की हो गई। ये था जी इसका, ये पूरा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर मान लीजिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और उसमें कोई डिस्प्यूट हो गया आपका, तो बताया तो जाना चाहिए ना आपको कि आपकी प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, तो बताना चाहिए। ये भी प्रावधान नहीं था कि आपको बताया जाए, कोई इसका सिस्टम नहीं था कि आपकी प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड ले रही है तो आपको इन्फॉर्म करिए, आवश्यक नहीं है। जबकि हमारे यहाँ पे जो जनरलाइज जो न्यूट्रल सिस्टम हो क्या है कि अगर किसी की संपत्ति को गवर्नमेंट एक्वायर करती है तो उसे बताया जाता है कि आपकी संपत्ति को इस उद्देश्य से एक्वायर किया जा रहा है, आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, उस आधार पर फाइनल नोटिफिकेशन दिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो विपक्ष आपकी जानकारी के लिए बता दो कि अगर इस जो बिल है उसमें चेंजेस करने की मांग जब की जा रही है सत्ता पक्ष के द्वारा, तो विपक्ष के जो सो कॉल्ड जो नेताज हैं उनको जो है बड़ी मिर्ची लग रही है और उनको बड़ा खल रहा है कि शायद जो है हमारे ये वोट बैंक पे हमला ना करे। पर मोदी सरकार क्या मुसलमानों को जो है वो नहीं देखना चाहती है सुखी संपन्न? क्या मुसलमानों को शरणार्थी नहीं देना चाहती है? क्या उनके हर एक चीज़ में बदलाव, पहले 3 तलाक आया, फिर 370 आया, फिर अब देखा जा रहा है कि इसमें बदलाव किए जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? देखिए, अब मैं इसमें आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आपके शुरुआती प्रश्न से जब आपने पूछा था कि वक्फ बोर्ड क्या है और इसका मैंने आपको जवाब दिया, इसमें एक एडिशनल प्रश्न लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा यह है कि वक्फ बोर्ड है क्यों? आप जानते हैं कि यह देश सेक्युलर है, पूरे संविधान में कहीं भी वक्फ शब्द नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको बताता, पूरे संविधान में कहीं भी नहीं है। बड़ा आश्चर्य का विषय यह है कि ये वक्फ बोर्ड 1954 से अभी तक चल रहा है और हम सिर्फ इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि इसमें चेंजेस किए जाएं, वो चेंजेस किए जाएं, बल्कि इस पे चर्चा नहीं हो रही है कि वक्फ बोर्ड है ही क्यों। आप एक बात बताइए, क्रिश्चियन हो, जैन हो, हिंदू हो, क्या हमारे मतलब इन सभी धर्मों के लिए क्या कोई ऐसा बोर्ड है? नहीं है सर। पर मेरा सवाल यह है, आपसे भी है और लोगों से भी रहेगा, कि जब मुस्लिमों के द्वारा जो है वक्फ बोर्ड बनाया जा सकता है, तो आपको अगर लगता है कि हाँ हमें भी बनाना चाहिए, आप बनाइए, आपको रोका किसने है? समस्या कहाँ है? ये मुसलमानों के द्वारा नहीं बनाया गया है, आप ये नहीं कह सकते। ये उस दौरान में 1954 की सरकार द्वारा एक एक्ट लाया गया और उस एक्ट को सही जामा पहनाने के लिए बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बना लिया। ऐसा नहीं है कि सिस्टम बना लिया, एक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट में बाकायदा बिल ला करके उसे पास किया जाता है, तब वो एक्ट बनता है। ये प्रोविजन है। तो इन्होंने ये जो एक्ट बना था वो, अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत का आधार था। और ये कहना गलत भी नहीं होगा यहाँ पे कि उस तुष्टीकरण की राजनीति के जनक कहे जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। विडंबना यहाँ पे ये है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को अभी तक चुनौती देने के बजाय इसको हम किसी तरीके से प्रोटेक्ट करने को लेकर के वर्क कर रहे हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न है, आपको एक जानकारी भी बता देता हूँ, शायद लोगों को ना पता हो। वक्फ बोर्ड में जितने भी लोग शामिल होते हैं, जितने भी लोग सम्मिलित हैं, उन सबको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया जाता है। आप ये बताइए, किसी मठाधीश को पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है? आप ये बताइए, क्या किसी जैन समुदाय के जो कोई तीर्थंकर हो, किसी को भी क्या ऐसा दर्जा दिया जाता है कि कोई शंकराचार्य जो है पब्लिक सर्वेंट है? ऐसा नहीं है। ऐसा दर्जा सिर्फ इन्हीं को दिया जाता है। अब आप अगर दर्जा देते हैं इन्हें पब्लिक सर्वेंट का और सैलरी देते हैं, तो ये आर्टिकल 27 का वायलेशन है, जहां पे कहा जाता है कि टैक्स पेयर के पैसे से किसी भी एक धर्म विशेष को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, नहीं बढ़ावा दिया जाएगा। और फिर आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं कि वक्फ बोर्ड के लिए ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया है कि अगर आपको अपील करनी है तो ट्रिब्यूनल है। मतलब मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल तक का गठन कर दिया गया है। और अगर आप ट्रिब्यूनल के प्रोविजन को देखते हैं तो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 323A एंड B है, जिसके द्वारा कुछ सजेशन दिए गए थे, कुछ ऐसा क्राइटेरिया दिया गया था कि इसके अंतर्गत राज्य सरकार या केंद्र सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। उसमें कहीं भी वक्फ का नाम ही नहीं है। आपको नहीं लगता है कि वक्फ बोर्ड में अगर कुछ चेंजेस किए जाएंगे तो कॉम्युनल राइट्स के चांसेस हैं या आपसी मतभेद लोगों के बढ़ जाएंगे? क्योंकि हम लोगों ने अभी बांग्लादेश का भी एग्जांपल देखा है कि वहाँ पे क्या परिस्थिति चल रही है, वहाँ से भी लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, यहाँ पे एक समुदाय के लोग, और उनके साथ जो है तुरंत उन पे हमला किया जाएगा इसका नाम लेकर कि हम वक्फ में चेंजेस कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा परेशानी का विषय हो जाएगा भारत के लिए? क्योंकि 56 इस्लामिक राष्ट्र हैं कहने को, और उनके जो है प्रेशर बनना शुरू हो जाएंगे भारत के ऊपर कि आप क्यों चेंजेस कर रहे हैं। भारत के हो सकते हैं कि जो इस्लामिक राष्ट्र से जो व्यापार चलते हुए आ रहे हैं वो खराब हो जाएंगे, विदेशी संबंध खराब हो जाएंगे, क्योंकि लगातार
विदेशी संबंध खराब होते हुए आ रहे हैं भारत के? नहीं, पहली बात तो ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आप अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत अच्छा है, खराब किसी के साथ नहीं हुआ है। दूसरा विषय जो आपने कहा कि ये नॉन इस्लामिक, कुरान को आप देखिए, पूरे कुरान में कहीं वक्श ऐसे शब्द का इस्तेमाल मिलेगा आपको? अगर आप इस्लामिक कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे मज़ार या ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं है, नॉन इस्लामिक माना जाता है इसे। आप कुरान को पढ़ो और इस्लाम को समझो तो फिर इस बातों को इस तरीके से कहोगे नहीं। रही बात आपने बांग्लादेश का जो विषय आपने छेड़ा, सर बांग्लादेश के विषय में आप लोग धार्मिक उन्माद का क्या रंग देख रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ के अल्पसंख्यक के साथ हो रही बर्बरता को लेकर के प्रश्न क्यों नहीं किया जा रहा है? गाज़ा पट्टी वाली घटना के बाद में आप देखें आइज़ ऑन रफ़ा और इत्यादि, कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी अगर मुस्लिम समुदाय के साथ में, साफ बोलूँगा मैं, या किसी दूसरे समुदाय के साथ में छोटी सी घटना हो जाए तो पूरा विश्व खड़ा हो जाता है इस चीज़ को लेकर के। और भारत की बात करें तो प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं विद्यार्थियों के, इतनी अवेयरनेस है। लेकिन वहाँ पे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है उसको लेकर के कोई भी बात नहीं कही जा रही है, बल्कि धमकी दी जा रही है। चुनी हुई सरकार को धमकाना, मुझे लगता है कि भारत में शायद इतनी आज़ादी है इसीलिए सारी चीज़ें चल रही हैं। वक्फ बोर्ड जैसी संस्था अभी तक चलते आ रही है और इसमें सर 44 संशोधन किए गए हैं। यानी कि आप ये समझिए कानून कितना घटिया होगा जिसमें 44 संशोधन करने पड़े, एक दो की जरूरत नहीं है, 44। अच्छा, ये भी माना जाता है कि वक्फ बोर्ड जो है वो, अच्छा सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, इस बात को मैं शुरू करूं, आपका नाम क्या होगा? एक बार मैं दोबारा लोगों को सुनवा दूं। नहीं, मेरा नाम पुरुषोत्तम तिवारी है। पुरुषोत्तम तिवारी है। सब आप संविधान मानते हैं या अपने धर्म के ग्रंथों को मानते हैं? पहले हम संविधान मानते हैं सर, देश पहले है। आप देश पहले मानते हैं, पर जो वक्फ बोर्ड को मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड तो शरीयत कानून के द्वारा चलाया जाता है। तो क्या भारत के अंदर जो है संविधान की कोई वैल्यू नहीं है या शरीयत जो है वो पहले है लोगों के लिए? देखिए, इसमें एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, ये वो कह पा रहे हैं, इसका कारण ये है कि उनको संरक्षण तब से मिला हुआ है जब देश अपनी यथावत स्थिति में आया था, और इन्हें संरक्षण अभी तक मिलता आया है। और ये जो परिवर्तन किया गया है, परिवर्तन कुछ ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया गया। मेरा तो मानना है कि इसे खत्म कर देना चाहिए, वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। भाई जब हिंदू बोर्ड नहीं है, जैन बोर्ड नहीं है, क्रिश्चियन बोर्ड नहीं, तो वक्फ बोर्ड क्यों है? मेरा तो निजी मानना ये है। लेकिन परिवर्तन की बात करते हुए जो चेंजेस किए गए हैं, इसमें कोई ऐसा चेंज है ही नहीं जिसके द्वारा सब चीज़ भाई विद्रोह शुरू हो जाए। मैं आपको 2-4 चेंजेस समझा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आसानी से। देखिए, इसमें एक चेंज तो ये कर दिया गया कि सबसे पहले सर्वेयर जो होता था मुसलमान ही होता था इनका, और जो वक्फ बोर्ड का मेंबर होता था, और वो सर्वे करके देता था और ये नोटिफाई कर देते थे। अब वो प्रोसीजर नहीं होगा, अब डीएम को इन्वॉल्व कर लिया गया इसमें कि भाई डीएम होगा। फिर जो ट्रिब्यूनल है, वक्फ ट्रिब्यूनल, इसको टाइम बाउंड कर दिया गया कि आप जो टाइम बाउंड के अंतर्गत आप काम करेंगे कि 6 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करना है, सालों साल नहीं लटका सकते आप किसी मामले को। दूसरी बात यह की गई है कि अब आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में, आपके पास ये प्रोविजन आ गया। तीसरी बात यह कही गई है कि जो महिलाएं हैं, इस्लाम में जो महिलाएं हैं, उनको भी अब ये इजाज़त है कि वो वक्फ का मेंबर बन सकती हैं। तो मुझे ये बताइए कि डेवलपमेंट का विषय है या अबॉलिशमेंट का है, क्या है? इसमें क्या ऐसा परिवर्तन कर दिया गया जिससे परेशानी का सबब बन गया? ये समझना है यहाँ पे। ऐसे 44 जो अमेंडमेंट किए गए हैं, वो ड्रैकोनियन लॉ जो वाकई में शर्मिंदगी का विषय रहा है और है भी, उसको हटाया गया है। इस पे हम लोगों का, जिस पे भारत के अधिकतर लोग, अगर आपने जैसे बताया कि 90% लोगों को पता ही नहीं वक्फ बोर्ड क्या है, वो रीज़न इसका ये है क्योंकि 1923 से हमारा परसेप्शन बना हुआ कि हमारा क्या लेना देना इससे। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब 1954 का वक्फ बोर्ड बना था तो उसमें एक प्रोविज़न था कि भाई जो मुस्लिम प्रॉपर्टी आप उसी को ले सकते हो, आप हिंदू प्रॉपर्टी को भी नहीं ले सकते हो। लेकिन 1984 के आसपास में इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया, और इस अमेंडमेंट लाने के बाद में ये छूट दे दी गई कि नहीं नहीं आप कर सकते हो, एक शब्द के साथ हेरफेर करके कहा गया कि आप कर सकते हो, ले सकते हो, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर 1995 में इसको और एब्सोल्यूट पावर दिया गया, और 2013 में तो लिमिट क्रॉस पावर दे दिया गया इसे। आप किसी को इतना एब्सोल्यूट पावर देंगे, प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, प्रॉब्लम इसके एब्सोल्यूट पावर सिस्टम में है। जब देश में एक संविधान है, जब देश में एक विधान एक संविधान का प्रावधान है, तो उसमें ये किस लॉ के हिसाब से चल रहा है, इसे समझना आवश्यक है कि नहीं? जी। अब ये ट्रेंड कर रहा है एमपी हाई कोर्ट के एक मैटर में, जहाँ पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का विषय रखा जा रहा था। वो पूछ रहे हैं भाई तुम्हारे वक्फ बोर्ड के पास कैसे आएगी प्रॉपर्टी? वो कह रहे सेक्शन 5 से नोटिफाई करा लिया जी, बस इतना ही है उनके पास, एविडेंस से ज़्यादा नहीं है। फिर एक और चीज़ थी इनके अंदर में, आप देखेंगे कि हम लोगों के ऊपर टाइम लिमिटेशन है कि आप एक टाइम पीरियड के बाद 12 वर्षों के बाद में आप नहीं जा सकते, आप अपील नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को लेकर। 200 साल बाद इन्हें याद आएगा कि यहाँ पे बाबर का घोड़ा था, वो यहाँ पे घूमता था, ये वक्फ प्रॉपर्टी उसे भी डिक्लेयर कर लेंगे। इनके पास में राइट है, ये अधिकार है। मैंने सुना हुआ था कि कोई जो है साउथ के अंदर जो है, सुना नहीं है, ये हकीकत घटना है, बस जगह का नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। साउथ के अंदर कोई एक जगह है या गांव है जहां पे वक्फ ने पूरे गांव पे जो है क्लेम कर दिया, और 1300-1400 साल जो है वह पुराने मंदिर थे, उनको दावा किया कि ये हमारे थे और इनको तोड़कर बनाया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1400 वर्ष पूर्व क्या मुस्लिम भारत के अंदर थे जो उन्होंने वक्फ ने दावा कर दिया उस गाँव के ऊपर कि ये गाँव तो हमारा है 1400 वर्ष पुराना?
ये तमिलनाडु के गांव की आप बात बता रहे हैं, जहाँ पे उस पूरे गांव की जमीन को इन्होंने कर लिया। मैंने कहा तो सही, इनके पास ये एब्सोल्यूट पावर है कि इन्हें 200 साल बाद याद आ गया, बस इन्हें याद आना चाहिए। राम मंदिर वाले मैटर के बाद में हिंदुओं को ये टाइम बाउंड कर दिया गया कि ऐसा आप नहीं कर सकते, आपके पास एक टाइम पीरियड है। इनके पास में नहीं, आप 200 साल बाद जग जाओ, 300 साल बाद जग जाओ, आपको बस याद आना चाहिए कि यहाँ पे औरंगजेब का पजामा था, बस वो जमीन आपकी हो गई। और लोगों सर, मेरा अगला सवाल यह रहेगा कि क्या मोदी जी देश में तानाशाही कर रहे हैं और वो सारे बिलों में चेंजेस ला रहे हैं? देखिए क्या है, वाहिद का एक शेर है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, आपने सुना होगा इस शेर को। तो ये कब तक पाला जाए इन सब चीज़ों को लेकर के? कभी किसी कालखंड में हुई गलती को रेक्टिफाई करना अपराध थोड़ी है। हमारे पूर्वजों द्वारा कई सारी ऐसी गलतियां हो जाती है, मकान गलत बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती है। नई पीढ़ी आती है, उसको समझ में आता है तो बनाते हैं, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। आप एक बात उसे अप्रिशिएट तो करेंगे। आप 50 साल पहले क्या दिल्ली की ऐसी ही स्थिति थी जो आज है? डेवलपमेंट तो हुआ ना सर, बहुत सारी चीज़ें बदली ना, तो इसे स्वीकारा करना चाहिए, इसे स्वीकारना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वाहिद का शेर था कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी है राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। यानी कि राष्ट्र पहले है, देश पहले है। तो आप मोदी को तानाशाह कह रहे हैं या कोई भी परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ना मैं उनके फेवर से बोल रहा हूँ, ना ही मैं उनके लिए बहुत अच्छी बातें कह रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं उसको खुले हृदय से स्वीकारना मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप सुन रहे थे पुरुषोत्तम तिवारी जी को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। इनकी बातों पे आपके क्या विचार